Welcome everyone. I'm Gautam Srivastava and in this lecture we will be talking about statistics first. These are the main topics that we will cover in this chapter. So first this is for class 10th and let's see what we will learn in mean. There are three methods of finding mean. Direct method, assume mean method, step deviation method. Then comes median. In median we will learn the formula method in which we will use the formula to find out the median, and ogive method. This is graphical. And in mode also we will learn the formula method and histogram method, which is also graphical. Now students, this graphical method of finding mode is not for CBSE classes, it is for only ICSE. Okay, so CBSE board students appearing in CBSE board can skip this portion. Okay, but all these portions will be covered up in CBSE. So let's see what is first. Before starting all this, we must understand what is statistics, and most of the times we think that statistics and statics are the same thing, but we use the wrong word. Statics is the study of stable objects in physics. Statistics is the study of organized data or organizing data into various forms through which we can query the data later on and interpret some results. Like the biggest example, the biggest implementation of statistics in our country is census, जिसको हम लोग जनगणना बोलते हैं. तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है. इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, इन सब चीजों को यूज करते हैं. अच्छा, ये जो मीन, मीडियन, मोड लिखा हुआ है, ये आपका आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसमें हम लोग ये देखते हैं ना, डेटा हमारा कितना डिस्पर्स्ड है, डेटा हमारा कितना बिखरा हुआ है, या कितना क्या कह सकते हैं आप उसको, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा देखते हैं हम लोग कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है या डेटा कितना डिस्पर्स्ड है. ये सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे मीन, मीडियन, मोड में. हायर स्टडीज जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आप अलग अलग तरीके के वेरिएंस और डेविएशन वगैरह देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग मीन, मीडियन, मोड पे ही डिस्कशन करेंगे केवल. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन से, और मीन के जो 3 पार्ट्स हैं उससे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन निकालने का, कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं. अच्छा, ये क्लास 10th में हम लोग ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे. ग्रुप डेटा कौन सा होता है? वो डेटा जो क्लास इंटरवल्स में लिखा गया हो, उसको हम लोग ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं. क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, बहुत ही लार्ज डेटा पॉइंट्स हैं. मान लीजिए इंडिया के सारे लोगों की एज हमें रिकॉर्ड करनी है, तो आप इंडिविजुअली सबकी एज रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आप इंडिविजुअली सबकी एज नहीं लिख सकते कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 130 करोड़ की एज ये हैं. लेकिन हमें पता है कि एज 0 से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के 120 में ख्याल से ज्यादा कोई जीता है, या 110 ज्यादा से ज्यादा कोई जीता है, तो इसी के अंदर रहेगी. वो 130 करोड़ इंडियंस की एज इसी रेंज में रहेगी, 0 से लेकर के 110 या 120 के बीच में, इतने सालों में. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे इंटरवल्स में, जैसे 0 से 10 इयर्स के इंटरवल में कितने लोग हैं इंडिया में, वो लिख लेंगे. फिर 10 से 20 इयर्स के बीच में कितने लोग हैं वो लिख लेंगे. 20 से 30 इयर्स के बीच में कितने हैं वो लिख लेंगे. ऐसे 100 से 110 में कितने लोग आ रहे हैं वो लिख लेंगे. यहां पे टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी ऑफ इंडिया.
इंडिया की पॉपुलेशन आ जाएगी, या वर्ल्ड का डेटा निकालना चाहो तो आपको वर्ल्ड का भी डेटा निकल आएगा। सेंसस बताता है आपको इंडिया के डेटा के बारे में, ठीक है। वैसे वर्ल्ड के डेटा के बारे में भी आपको इंटरनेट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर उन सब चीजों में हमें नहीं जाना है, हमें केवल ये समझना है कि ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये इंटरवल्स हैं, ठीक है। और जब कोई डेटा इन इंटरवल जैसे 0 से 10 ईयर के बीच में एक 5 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर मान लीजिए, तो ये जो डेटा मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से 10 ईयर्स के बीच में 5 करोड़ लोग, ये डेटा एक तरीके से ग्रुप्ड डेटा है। इस तरीके का डेटा ग्रुप्ड डेटा होता है, ठीक है। तो इस डेटा का मीन कैसे निकाला जाए? अच्छा, मीन क्या चीज होती है? मीन क्या चीज होती है? अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। मान लीजिए क्लास ए और क्लास बी, क्लास 10th ए और 10th बी, 2 सेक्शन है यहाँ पे। मैथ का पेपर हुआ, 50 बच्चों ने यहां पे परफॉर्म किया, 50 बच्चों ने यहां पे परफॉर्म किया, ठीक है। यहां पे 2-3 बच्चों के 100 मार्क्स आ गए, यहां पे 99, 98, 95 ऐसे आए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? आप देखते ही कह सकते हैं। आप क्या ये कह सकते हैं? आप इंडिविजुअली अगर कहें तो कहेंगे कि हाँ ये वाला बच्चा उधर वाले क्लास में उस बच्चे से अच्छा है। लेकिन अगर आप पूरे क्लास का परफॉर्मेंस बताना चाहें, आपको ईयर के एंड में बताना हो कौन सी क्लास ने मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो आप क्लास की बात कर रहे हैं। तो जब आप क्लास की बात कर रहे हैं तो किसी एक बच्चे की बात नहीं करेंगे, पूरे क्लास के एफर्ट्स की बात करेंगे। तब हमें निकालना पड़ेगा उस केस में मीन मार्क्स ऑफ दिस क्लास, मीन मार्क्स ऑफ दिस क्लास। तब हम क्या करेंगे? हम सारे बच्चों, ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ में 0 लाए होंगे, वो बच्चे खास करके ये सब वीडियो देखे हैं। तो जो बच्चे 0 लाते हैं, 1 या 2 या 10 लाते हैं, वो बच्चे भी चाहिए मुझे, वो बच्चे भी चाहिए जो 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। उन सब के मार्क्स को ऐड करके डिवाइड बाई 50 कर दूंगा मैं। 50 बच्चे हैं तो मुझे मिल जाएगा 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स मिल रहा है 76, ठीक है। तो क्लास 10th ए का परफॉर्मेंस हुआ मैथमेटिक्स में 76, और क्लास 10th बी का परफॉर्मेंस मान लीजिए मैं निकाल लूं, भले ही यहाँ पे 98, 95 है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे ज्यादा हैं। मान लो यहाँ पे एक और बच्चा है जो 90 ला रहा है, एक और बच्चा है जो 95 ला रहा है, एक और बच्चा है जो 96 ला रहा है, और ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनके 0 आ रहे हैं, जिनके 1 और 2 और 3, 4 में आ रहे हैं, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। तो इस क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा? इस क्लास का टोटल एवरेज जब आप निकालोगे, सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन यू विल फाइंड दैट दिस क्लास हैज परफॉर्म्ड बेटर। 86 आ गया इसका एवरेज। तो आप देख रहे हैं ना कि क्लास का एवरेज निकालना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हमें ईयर के एंड में क्लास 10th या 10th बी में से हमें देना था किसी एक क्लास को हमें गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो जो नंबर 1 पे आएगा उसको उस पूरे क्लास को मैं दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मीन ने मेरी हेल्प करी। मीन एक टूल है जिसने मेरी हेल्प करी ये डिसीजन लेने में। तो इसी तरीके से बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हम लोग मीन की हेल्प से लेते हैं। जैसे कि ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। अब ये मीन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीके मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा मीन निकालने के, ठीक है। इन 3 तरीकों में हम लोग मीन जो निकालेंगे वो सेम आएगा, बस डिफरेंस क्या है, जब आपका डेटा ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा डेटा हो, जैसे इस टाइप का हो, 0 से 10 क्लास इंटरवल्स, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहां पे फ्रीक्वेंसी आ रही है। मान लो ये एक ऐसा डेटा है कि एक टेस्ट में जो कि 50 मार्क्स का था, उसमें कितने बच्चे
0 से 10 मार्क्स लेके आए, 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे, 10 से 20 में 5 स्टूडेंट्स थे, इसमें आपके 15 स्टूडेंट्स हो गए, इसमें आपके मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हो गए और इसमें आपके 20 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो आपका ये जो डेटा आ गया है, इस डेटा से हमें निकालना है इस क्लास का परफॉर्मेंस क्या है, मतलब इस क्लास का एवरेज निकालना है, मुझे मीन निकालना है। अब इस क्लास की परफॉर्मेंस का मीन, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो अब इसको निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स जिसको हम लोग और एक चीज बोलते हैं मिड वैल्यूज, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स आई से। ये आई लगा दिया है, यहां पे भी एक्स आई लगा दिया है। ये आई बार बार क्यों लगा रहे हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये जो क्लास मार्क्स है, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि इन दोनों वैल्यूज को, इसको कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट। अच्छा, ये सब 9th में आप लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो लोअर प्लस अपर लिमिट करेंगे, 0 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बाई 2 कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो गैप कितना है। तो करने को, तुम्हारा काम आसान करने का तरीका बता रहा हूं मैं, बोर्ड में तुम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, ये मेन पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, तो 0 से 10 5 आ रहा है, 10 से 20 ऐड करो 30 हो गया, 30 को बाई 2 करेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ 15 लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, लेकिन हर बार तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है, हर बार तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लास इंटरवल्स का, ये इवन है, मतलब हर बार 10-10 का गैप आ रहा है। आप देख रहे हो, हर बार 10-10 का गैप आ रहा है, तो पहली वैल्यू के बाद भी हर क्लास मार्क 10-10 के गैप पे ही आएगा। तो 5 से 15 हो जाएगा, 15 से 25 हो जाएगा, 25 से 35 हो जाएगा, और 35 से 45 हो जाएगा। ये देखो मैंने बिना कैलकुलेट किए लिख दिया। ठीक है, ये आप भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 40 से 50 ऐड करो, 90 को 90/2 45 आ गया। तो ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक बार देखने की जरूरत है कि आपका जो डेटा है उसके बीच में गैप कितना है। गैप अगर आपका आ रहा है 10-10 का, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्लास मार्क्स निकाल लिए हैं, तो आपको निकालने की जरूरत होती है XI/FI। अब आप क्या करते हैं कि आप क्लास मार्क्स को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75, 15 को 25 से अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखिए इधर 25 15, ठीक है, 5 2 10 12 125 और 15 का 5 और 2, ये हो गया 5 7 375, और इसको इससे करेंगे तो 350, अब इसको इससे करेंगे तो 900। अब आपको निकालना होगा इनका सिग्मा XI/FI। ये आप चिंता ना करिए, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे, सिग्मा क्या होता है, ये XI/FI है, ये आई बार बार क्यों लग रहा है, ये सब बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, पहले आप एक बार देख लो बस। 5 10 15 का 5, 15 1 3 10 17 22 2 2 5 8 17 25 वैल्यू आ गई। ठीक है, XI/FI की। मीन का फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है आपका x बार इज ग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है तो मैं ग्रुप्ड डेटा के ही मीन की बात कर रहा हूं। x बार इज इक्वल टू XI/FI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिग्मा XI/FI आपने यहां निकाल लिया है 17 25, इसको आपको डिवाइड करना है सिग्मा FI से, जो कि यहां पे है सिग्मा FI। कितना आएगा, 10 20 40 55 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे।
तो मीन की वैल्यू आ जाएगी, चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए, 11 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर ये 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 345/11 हो जाएगा। अब इसको और डिवाइड कर लीजिए आप, 3 टाइम्स जाएगा 33, यहाँ बचेगा 1, तो फिर ये 1 टाइम्स जाएगा, तो ये बचेगा 4, 11, ये 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 31.3636 करके कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपने जो मीन निकाल लिया है, ये मीन की वैल्यू अब आप दूसरे मेथड से निकालेंगे तो भी सेम आएगी। अब चलते हैं हम लोग एक दूसरा मेथड देखते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा हमारा, हम लोग बस मेथड चेंज करने जा रहे हैं। ये जो मेथड था हमारा, ये था डायरेक्ट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग xi निकालते हैं और xi fi निकालते हैं। चलिए उससे पहले आपको बता देता हूँ ये सिग्मा क्या होता है और ये xi fi आई क्यों लगा देते हैं बार बार हम लोग, है ना, ये आई क्यों लगा रहे हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। और ये सिग्मा का क्या मतलब होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए जैसे x1, x2, x3, x4 ये वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे ये देखिए 1 x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 है, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें f1, f2, f3, f4, f5 से इधर, तो आप ये नहीं बता सकते ना कि कितनी वैल्यूज है यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 5 वैल्यूज हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 1 से, f1 को x1 से, f2 को x2 से, f3 को x3 से, f4 को x5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब आपने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह एक वेरिएबल i रख दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम xi को fi से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप x में रखोगे यहाँ पे i की जगह पे, मान लो यहाँ पे i की जगह पे आप रखोगे 4, है ना, यहाँ रखो 4 x4, तो i की जगह यहाँ पे भी आपको 4 रखना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, xi fi कर रहे हैं, x4 f4 कर रहे हैं, और ये xi का मतलब क्या है, मान लो मैं i की जगह पे रख दूं 3, तो ये x3 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो हम लोग वैल्यू को पॉइंट आउट ना करके i एक वेरिएबल के टर्म्स में बताते जाते हैं कि हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये i का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझने की जरूरत है कि i हम लोग क्यों लगाते हैं बार बार। अब ये देखते हैं ये सिग्मा क्या होता है, ठीक है। और सिग्मा के साथ साथ कभी कभी ये भी लिखा होता है, जैसे सिग्मा xi fi लिखा हुआ है, तो ये लिखा होता है i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज इक्वल टू 5, ऐसे भी लिखा होता है। सिग्मा के साथ ऐसी वैल्यूज भी लिखी होती हैं, ये इस तरीके से। तो इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि आप i की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट कीजिए और i की वैल्यू आप 5 तक रखते जाइए, ठीक है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, x1 f1, ठीक है, x2 f2, x3 f3, x4 f4, x5 f5. Okay, now we have written all the values that we wanted to write, because I is equal to 1 to 5 means what? We have to put values 1 2 3 4 5. Now what this sigma means? This sigma means summation. Summation means add up all these values. So this sign, this summation sign tells you that you have to add all of them. Now this thing becomes this thing, becomes this thing. Okay, so always remember, whenever somebody writes sigma xi fi, he or she means that you have to add all the x1 f1, x2 f2, x3 f3 up to where values are written to till the last value. Like here the last value is 5, fifth value is the last one, so we have to add up from x1 f1 to x5 x5, f5 x5. Okay, so we have added all these values, so that is why we use the sign sigma. Sigma tells us to add the values and I tells us to differentiate x1 f1 f2 f3 f3 and so on. Fine, now let us move on to the next part. If you have understood this portion, this is what direct method. Now we are going to do assumed mean method. In this question only we will do assumed mean method. Okay,
Now instead of writing class interval or class marks, I am only writing xi. Fine, to save some space. Now we already know this is 5, this is 15, this is 25, this is 35, and this is 45. Okay, and this value we already know. Fine. अब ये जो now assumed mean method, assumed mean method means what? You have to assume a mean. Now this method is used when the data values are very large, okay, and the calculation is very tough. When you have a large number of data, here in this case we don't have a large number of data, but still assume that we have a large number of data, as we are doing assume mean method, so we can use assume it. Okay, I will also keep it short. You just have to understand the concept. Fine. Assumed mean method. Now in this method, you have to suppose, you have to let one of these values, and you have to let one of these values here as a. A is equal to some value from here. Take any value from here. But always remember, try to take that value which is in the middle, almost in the middle. Okay, like if there were 6 values here, then you would have thought that there are 2 middle values, but in case of 5 values, this value is the most middle value. Okay, so we can take the middle value as assumed mean, which is 25. Now what we are going to do, we are going to make a new table, and in that new table we will write xi minus a. Now every time we will subtract this value that we have assumed from these values. Okay, so 25, we will write 5 minus 25, 5 minus 25, which is equal to minus 20. Okay, which is minus 20, and then you have here minus 15 in this, minus 10, then this is 0, this is 10, and this is 20. Always remember, students, in your board exam, whenever you will do this thing here, you will get these type of values only: minus 40, minus 50, minus 40, minus 30, minus 20, minus 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Like this only you will get. No other value you will get. Okay, always remember, something like this you will only get in a sequence. Sequence will always be there. Okay, now new table we are going to make, and this table is this thing here is called DI. DI mean deviations. Okay, so DI is equal to what? Xi minus a. Now we are going to make a new table, Fi DI. We are going to multiply DI with Fi. Now do not multiply this thing with this thing. Remember, you have to multiply this with this thing. Okay, so 5 into minus 20, how much? 5 into minus 20, how much? Minus 100. 5 into minus 10, how much? Minus 50. 15 into 0, how much? 0. 10 into 10 is 100. And 20 into 20 is 400. Now you have to calculate sigma Fi Di. Add all these values. See, minus 100 plus 100 cancels. This is minus 50, this is 400, you get 350. Okay, Fi Di is 350. Now the formula for using this assumed mean method is x bar is equal to a plus sigma Fi Di upon sigma Fi. Now this formula we are going to use. Remember this formula, learn it. Okay, it has a derivation also, but right now in this class I will not do the derivation part. Later on, if you want the derivation, I can make a new video, but you have to comment on it. Okay, now listen, in this portion, put the values back in the place.
What is A? A was 25. Now what is FIDI is 350. 350 divided by what? 55. 55. Now see what will happen. 25 is this. This is how much? Cancel it with 5. You will get 11. This is 70 by 11. Now you can write what? 70 by 11. You can divide it. 25 plus this is what? 6 times 66. 4 by 11. Now what is 6 plus 25? 31. 31. 4 by 11. Now the same answer you are getting as you are getting in the direct method. The same method you are getting, the same answer you are getting here also. Now this is your assumed mean method. Okay. Later on, after explaining all 3 types of methods in finding the mean, I will make a table so that you can jot down the important formulae and steps taken to find out these mean by different methods. Okay. See, now we are going to do now step deviation method. Okay. Now in step deviation method, we don't have to remove everything. We have to come till here. Okay. We have to arrive up to this point. We have to calculate DI. Fine. Now what else we need to do? हमें एक और चीज समझनी है कि क्लास इंटरवल में क्लास विड्थ या क्लास हाइट क्या होता है. क्लास विड्थ, क्लास हाइट क्या होता है? H बोलते हैं इसको हम लोग, H, और ये होता है इनके बीच का डिफरेंस. ये H जो है ये किन्हीं भी 2 क्लास इंटरवल्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं. ठीक है. तो यहां पे किन्हीं भी 2 क्लास इंटरवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हैं कि 10 है. तो हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 आ गई है. H आ गया है हमारे पास 10. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने यहां जहां तक हमने DI निकाला था उस DI को हम लोग सब ये डिवाइड कर देंगे H से. So now we are going to divide DI by H and we will name it as UI. So we are going to make a new table UI which is DI by H. Now first DI is minus 20 by 10. Minus 20 by 10 is what? Minus 2. Then again divide by 10, minus 1. Then 0. Then 1. And here you will get what? 2. Okay. Now your UI table will give you the same values, just that zeros are removed. See, the values are same. Values are same. अगर आपकी वैल्यू सेम ना आ रही हो इसमें तो देख लीजिएगा आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है, गलती कर दी है, तो 0 का डिफरेंस होगा. ठीक है. 0 नहीं होंगे, उधर 1 2 3 4 होंगे, इधर 10 20 30 40 होंगे. ठीक है. तो अभी हमको क्या करना है? UIFI करना है. UIFI करना है. अब हम लोग जब UIFI करेंगे तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, FI को मल्टीप्लाई करेंगे तो UI से. तो 5 into -2 हो जाएगा -10. 5 into -1 हो जाएगा -5. फिर ये हो जाएगा 0. ये हो जाएगा आपका 10 into ये हो जाएगा 10 into 1 10 और ये हो जाएगा 20 into 2 40. ठीक है. तो फिर से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 35. देखो पिछले केस में क्या आ रहा था हमारे पास सिग्मा UIFI हमारे पास आ रहा था 350. अब क्या आ रहा है? 35. ठीक है. तो अब हम जो फॉर्मूला बनाएंगे x बार का वो हो जाएगा हमारा a प्लस सिग्मा UIFI अपॉन सिग्मा FI इंटू H. अब देखो पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, ये H नहीं लिखा था. इस बार हमने H क्यों लिखा है? क्योंकि हमने H से डिवाइड किया है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में अपने आंसर को. ठीक है ना. और अब हमें मिलेगा ये 25 प्लस 35 अपॉन 55 इंटू 10. तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7. ये फिर से वही आ जाएगा 25 प्लस 70 अपॉन 11 जो कि हो जाएगा 31. 4 by 11.
ये फिर से वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे ये एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड भी देख लिया। तो ये जो मेथड अभी मैंने बताया है आपको, ये वाला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड में आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, और इसके बाद अब हम लोग जो है कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि इन तीनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तीन मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड में जो टेबल बनता है वो होता है CI, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी FI, XI और XI FI। बस इतनी चीजों का टेबल बनता है, जिसमें यहां पे हम लोग करते हैं सिग्मा FI और यहां पे हम लोग कहते हैं सिग्मा FI XI, और फॉर्मूला लगाते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI ये वाली चीज अपॉन सिग्मा FI ये। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब जब हम लोग एज्यूम मीन मेथड में आएंगे तो हमारे पास होगा CI, हमारे पास होगा FI, ठीक है ना, हमारे पास होगा XI, हमारे पास होगा XI माइनस A, जिसको हम लोग बोलेंगे DI इज इक्वल टू XI माइनस A। ठीक है, और फिर हम लोग बनाएंगे अपना एक FI DI, और यहां पे हम लोग बनाएंगे सिग्मा FI, और यहां पे हम लोग बनाएंगे सिग्मा FI DI। ठीक है ना, और फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे इसमें कि x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में। इसमें हमारे पास जो जो टेबल बनेंगे वो होंगे CI, FI, XI, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, फिर UI इज इक्वल टू DI अपॉन H, उसके बाद UI FI। अब इसमें हम लोग सीधे यहां पे सम कर देंगे सिग्मा UI FI और यहां पे करेंगे सिग्मा FI। ठीक है, और फॉर्मूला क्या लगा देंगे, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा UI FI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये फॉर्मूला, यहां पे होगा ये फॉर्मूला, और यहां पे होगा ये फॉर्मूला। अब आपने अगर ये तीनों मेथड के हेडिंग्स अगर याद कर लिए, ये हेडिंग्स, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस लगाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई डायरेक्ट मेथड क्यों पूछेगा वो बोर्ड एग्जाम में। व्हाई दे विल आस्क यू डायरेक्ट मेथड, व्हाई दे विल आस्क यू एज्यूम मीन मेथड, व्हाई दे विल आस्क यू स्टेप डेविएशन मेथड। Now remember one thing, most of the time they will ask you direct method or step deviation method. Now the two categories in which direct method and step deviation method are asked, I am going to tell you that only, कि अगर डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा, वो मीन निकालने के लिए कभी नहीं देगा। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के लिए कभी नहीं आने वाला कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल के दिखा दो जल्दी से, वो नहीं देंगे। वो तुम्हें कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उन फ्रीक्वेंसीज को निकालो। और जब वो स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन देंगे तो वो आपको मीन निकालने के लिए कहेंगे। इस क्वेश्चन में दे विल आस्क यू टू फाइंड मीन, फाइंड मीन, एंड इन दिस वन मोस्टली they will ask you
फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और एज्यूम्ड मीन मेथड जो है ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ये मेथड इंटरमीडिएट मेथड है, दोनों मेथड के बीच का मेथड है, इसको कम पूछा जाता है, इसका यूज भी कम ही होता है, ठीक है। तो या तो ये मेथड आता है या तो ये मेथड आता है। इसमें सीधे मीन निकालना होता है, सारे कैलकुलेशन करके मीन निकाल के दिखा दो, और इसमें आता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डायरेक्ट मेथड से हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।